नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सर्किल रोहनिया व कैंट की संयुक्त पुलिस टीम ने 3 अभियुक्तों को भारी मात्रा में अवैध गांजे संग किया गिरफ्तार। काशी में होने वाले G20 सम्मेलन के प्रथम चरण हेतु मेहमानों के काशी पहुंचने का क्रम हुआ प्रारंभ। नगर निकाय चुनाव में मेयर पद हेतु एक किन्नर प्रत्याशी और पार्षद पद हेतु 2 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र किया दाखिल। और संकट मोचन दरबार में चल रहे संगीत समारोह की चौथी निशा में कलाकारों ने हनुमत लला का किया सांगीतिक श्रृंगार। और अब खबरें विस्तार से। सर्किल रोहनिया व कैंट की संयुक्त पुलिस टीम ने 3 अभियुक्तों को भारी मात्रा में अवैध गांजे संग गिरफ्तार कर लिया। सर्किल रोहनिया व कैंट की पुलिस टीम द्वारा कुल 114 किलो 500 ग्राम अवैध गांजे के साथ 3 नफर अभियुक्तगण गिरफ्तार किए गए। पुलिस आयुक्त वाराणसी के मादक पदार्थों की अवैध बिक्री, तस्करी, परिवहन एवं अपराध रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया व सहायक पुलिस आयुक्त कैंट के कुशल नेतृत्व में थाना लोहता, थाना कैंट व थाना श्योपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर छोटी कोयरान स्थित प्रदीप मौर्य के मकान में अवैध रूप से अधिक मात्रा में गांजा रखे जाने की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थान पर दबिश देकर 3 नफर अभियुक्तगण को कुल 114 किलो 500 ग्राम नाजायज गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के संदर्भ में थाना लोहता पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग ये गांजा जो बरामद हुआ है इसको बिहार से लाए थे और सप्लाई करने वाले थे। कल रात में मुख्य और खास की सूचना से एक सूचना मिली कि एक जगह पर थाना लोहता में एक जगह पर भारी मात्रा में गांजा है, उसकी बरामद होने की संभावना है। इसको लेकर सर्किल कैंट और सर्किल रोहनिया की संयुक्त टीम ने वहां पर लेकर जाया गया और भारी मात्रा में गांजे की बरामदगी की गई। कुल 114 किलो और 500 ग्राम गांजे की बरामदगी की गई है। इसमें 2 मकानों से बरामदगी की गई है। इसमें एक ओम प्रकाश मौर्य और सत्यम मौर्य, इनके मकानों से गांजे की बरामदगी की गई है। एक राहुल जायसवाल जिसने इस जगह किराए पर लिया हुआ था, वो भांग की दुकान चलाता है, कई जगह पर अपनी दुकानें चलाता है और गांजे की सप्लाई भी वो करता है। इसका मोडस ऑपरेंडी है कि ये उड़ीसा से गांजे को लाते हैं और बिहार के रास्ते वाराणसी और अन्य आसपास के जनपदों में गांजे की बिक्री करते हैं। वाराणसी में भी ये थाना लोहता क्षेत्र, रोहनिया, मडुआडी और सिगरा और आसपास के क्षेत्रों में भी गांजे की सप्लाई करते हैं। मकान मालिकों को इस बात का पूरा पहले से जानकारी थी और उनके संरक्षण में ही और जो राहुल जायसवाल है उसके द्वारा ये सारा कार्य किया जाता था। इनमें से 3 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं, राहुल जायसवाल, सत्यम मौर्य और ओम प्रकाश मौर्य, और एक वांछित है अभी सनी जायसवाल। इनके विरुद्ध NDPS एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और पुलिस कमिश्नर सर ने जो गिरफ्तार करने वाली टीम है उसको 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है। काशी में होने वाले G20 सम्मेलन के प्रथम चरण हेतु मेहमानों के काशी पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। काशी में G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए मेहमानों का आगमन शुक्रवार से शुरू हो गया। इसे लेकर पर्यटन विभाग की ओर से खास तैयारियां की गई हैं। हवाई अड्डे पर मेहमानों का स्वागत कोलकाता की प्रस्तुति तो होटल में शहनाई की धुन से स्वागत किया गया। G20 के कृषि विशेषज्ञों की बैठक नदेसर स्थित होटल में होगी। 17 से 19 अप्रैल तक आयोजित बैठक में G20 के सदस्य देशों के अलावा अन्य देशों के कृषि विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। शुक्रवार को नीदरलैंड के प्रतिनिधि चार्लोट कार्नेलिया एरिना वर्बर्ग एयर इंडिया के विमान से सुबह 11:30 बजे एयरपोर्ट पहुंची। शनिवार को कनाडा, फ्रांस, इटली, यूके और इंडोनेशिया के प्रतिनिधि के साथ इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी ऑरिड ट्रॉपिक्स के डॉक्टर संजय अग्रवाल और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एलिजाबेथ फोरे भी पहुंचेंगी। सबसे ज्यादा मेहमान रविवार को पहुंचेंगे, जिसमें 18 देशों के 55 प्रतिनिधि शामिल होंगे। एयरपोर्ट से होटल तक सड़कों को बेहद खूबसूरत ढंग
ढंग से सजाया गया है। रंग बिरंगी झालरों से पेड़ों को और सुंदर रूप रंग दिया गया है। यही नहीं, समूची काशी में जगह जगह चौराहों को विदेशी मेहमानों के लिए सजाया गया है। रात में ये नजारा और भी खूबसूरत नजर आ रहा है। G20 के प्रतीक चिन्ह को शहर के प्रमुख स्थानों पर खूबसूरत ढंग से लगाया गया है। पूरी तैयारी है कि पहली बैठक में विदेशी मेहमानों के लिए काशी की ये यात्रा यादगार रहे। सुरक्षा के लिए भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। रात में जो भी सड़कों पर निकल रहा है उसे सड़कों की ये सजावट, पेड़ों की डालियों से झिलमिलाती लाइटें अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। अग्निशमन सेवा दिवस पर चेतगंज फायर ब्रिगेड से रैली निकाली गई। प्रत्येक वर्ष अग्निशामक दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें आग से बचाव, सावधानियां और आग लगने पर ध्यान रखने योग्य बातों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है। इस दिन को मनाने का प्रमुख उद्देश्य ही अग्निकांड को रोकने और बचाव के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इसी कड़ी में चेतगंज फायर ब्रिगेड से अग्निशमन सेवा दिवस के अवसर पर रैली निकाली गई और दिवंगत अग्निशामकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संकटमोचन दरबार में चल रहे संगीत समारोह की चौथी निशा में कलाकारों ने हनुमत लला का सांगीतिक श्रृंगार किया। संकटमोचन संगीत समारोह के 100वें संस्करण की चौथी निशा में भी हनुमत लला को संगीतार्पण का क्रम जारी रहा। गुरुवार को भरतनाट्यम से शुरू हुआ प्रस्तुतियों का क्रम शाकिर खान के सितार वादन से अपने उत्तरार्ध तक पहुंचा। दिल्ली की रमा वैद्यनाथन के भरतनाट्यम ने तुलसीदास के पद श्री राम चरण सुखदाई के बाद अर्धनारीश्वर अष्टक के माध्यम से शिव शक्ति स्वरूप को नृत्य में उतारा। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंश प्रदर्शन को उनकी भंगिमाओं ने विशेष रूप से प्रभावी बना दिया। विदुषी यामिनी कृष्णमूर्ति और विदुषी सरोजा वैद्यनाथन की शिष्या रमा ने हनुमान भक्ति पर आधारित अभंग पर आधारित नृत्य से विराम दिया। दूसरी प्रस्तुति लेकर मंचासीन हुए एनआरआई ठाकुर चक्रपाणी सिंह। कचपी वीणा का वादन किया। राग किरवानी की अवतारणा का आरंभ उन्होंने आलाप से किया। दरभंगा के मूल निवासी ठाकुर चक्रपाणी न्यूयॉर्क लौटने से पहले कच्छपी वीणा वादन करते हुए विदेशी रूप और स्वरूप में परिमार्जित हो चुके प्राचीन वैदिक वाद्य यंत्रों को पुनः भारतीय होने का गौरव दिलाने की अघोषित मुहिम में जान फूंक रहे थे। अलापचारी और रागदारी की बानगी पेश करते हुए जोड़ और झाला में अपने गुरुजनों की शिक्षा का प्रदर्शन किया। तृतीय क्रम में पुणे के अजय
पोहनकर ने ठुमरी के फूलों से संकट मोचन का सांगीतिक श्रृंगार किया। उनकी गायकी में पूर्वी अंग का प्रतिनिधित्व था तो पंजाबी अंग की गायकी भी साथ साथ झलक रही थी। विदुषी गिरिजा देवी के खास अंदाज वाली बनारसी ठुमरी की खास अदा भी बनारसियों को आनंदित कर गई। किराना और ग्वालियर घराने की रागदारी के दर्शन उन्होंने राग दरबारी की अवतारणा में कराए। छोटा ख्याल के बाद ठुमरी पर अपना गायन केंद्रित रखा। अपने लोकप्रिय एल्बम पिया बावरी की बानगी भी पेश की। पुणे के शाकिर खान ने सितार वादन की पारंपरिक धारा प्रवाहित की। राम मालकोस के सुरों को उनकी मांग के अनुरूप तारों से निकालकर श्रोताओं के हृदय में उतार दिया। जोड़ वादन के विविध पक्षों को बखूबी सामने रखा। कोमल और तीव्र स्वरों का संगम संतुलन दोनों ही प्रभावित करने वाला रहा। विलंबित मध्य लय और द्रुत 3 ताल में गतों की सुरीली अदायगी की। अंत में मिश्र खमाज में राम धुन बजाकर वादन को विराम दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि संकट मोचन मंदिर के शताब्दी उत्सव में मुझे ये कार्यक्रम करने का अवसर मिला और वो भी बिल्कुल संकट मोचन भगवान हनुमान जी के बिल्कुल सानिध्य में मुझे ये नृत्य करने का अवसर मिला। इसीलिए मैंने ऐसे पद चुने श्री राम के ऊपर, अर्धनारीश्वर के ऊपर और मारुति भगवान हनुमान जी के ऊपर ऐसे पद चुने जिसके माध्यम से मैं नृत्य सेवा इस पावन स्थल में कर सकती हूँ। बहुत बड़ा ये दरबार तो दरबार है और यहाँ पे एक अलग अनुभूति है, और यहाँ बजाना मतलब अपने आप को सार्थक करना है। हाँ देखिए, गिटार के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और गिटार के बारे में लोग सोचते हैं कि वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कच्छपी वीणा का ही एक रूप है ये गिटार अपने नाम में ही क्लियर है। ये हिंदुस्तान का इंस्ट्रूमेंट है। गिटार इंग्लिश में वेस्टर्न में टॉ नहीं बोलते, वहाँ टॉ बोलते हैं, समझे? तो जैसे तबला कहेंगे तो वो तबला बोलेगा, तबला, टॉ नहीं बोलता। तो गीत प्लस तार गिटार, ऐसा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो गीत के साथ बजता हो या जिस पर गीत बजता हो वो है गिटार। ये है इसका मूल नाम। इसके नाम में ही ये अपने आप बोल रहा है कि मैं कहाँ का हूँ। ये पूरे हिंदुस्तान का है। और कच्छपी वीणा जो है, इसका मूल जो बेस है वो कच्छपी वीणा है। कच्छप को अगर अपसाइड डाउन कर दें, गिटार को अपसाइड डाउन करते हैं तो कच्छप की तरह दिखता है वो। अब गिटार को अपसाइड डाउन करेंगे तो कच्छप की तरह दिखेगा। और कच्छपी वीणा साम वेद में है, उसका वर्णन है। सामगान में उसको लोग गाते थे, उस पर लोग बजाते थे। सेम थिंग इसमें भी है, वो गिटार में। और समय के हिसाब से बदलता गया, उसका रूप बदलता गया, जगह बदलता गया। हजारों साल से बहुत सारे विलुप्त हो गए हमारे इंस्ट्रूमेंट। अब ये प्रकृति का नियम है, जो आज कभी इधर कभी दिन है तो कभी रात है, जो अब आज इधर है कल उधर है। इस ढंग से वो चलते इसका ये है। लेकिन मेन गिटार हिंदुस्तान का है, इसको वो पूरा क्लियर हम लोगों को करना चाहिए। और गिटार को गिटार लिखे, गीत प्लस तार, गिटार, नॉट गिटार। सर यहाँ पे आप प्रस्तुति आज दिए हैं। हाँ, क्या मंच से कौन सी प्रस्तुति आज आपने दी है? मंच से राग किरबानी था, उसमें आलाप जोड़ झाला, आलाप जोड़ था। उसके बाद झपताल की थोड़ा विलंबित झपताल और द्रुत 3 ताल में ये बजाया था मैंने। नगर निकाय चुनाव में मेयर पद हेतु एक किन्नर प्रत्याशी और पार्षद पद हेतु 2 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया।
नगर निकाय चुनाव नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कचहरी परिसर में पहला मेयर पद का नामांकन हुआ। शहनाज किन्नर ने इंडियन नेशनल समाज पार्टी से अपना नामांकन अपनी मेयर पद पर दावेदारी प्रस्तुत की है। जिले में मेयर के लिए ये पहला नामांकन हुआ है। जिले में पार्षदी और मेयर के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री चल रही है। इसके साथ ही नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है। मैं बनारस से मेयर पद के लिए प्रत्याशी हूँ। नामांकन करने आई थी, कर ली, नामांकन मेरा हो गया। क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेगी आपकी? मैं बनारस को राष्ट्रीय धर्म स्थल का दर्जा दिलाऊंगी और नगर निगम में रिक्त पदों पे परमानेंट भर्ती कराऊंगी। जितने भी धार्मिक स्थल और धार्मिक कुंड हैं हमारे बनारस में, जिस पे लोगों ने अनन्य कब्जा कर रखा, वो सारे हटवाऊंगी, स्वच्छ काशी बनाऊंगी। क्या किस पार्टी से आपने नामांकन किया? किस पार्टी से? इंडियन नेशनल समाज पार्टी है हमारी। वहीं नगर निकाय चुनाव में पार्षद पद के 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। वार्ड नंबर 56 से निर्दलीय प्रत्याशी अनीता सिंह ने अपने समर्थकों के साथ नदेसर स्थित वरुणा जोन कार्यालय पर नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमारा वार्ड इस बार नगर निगम सीमा में हुआ है। मेरे वार्ड में जो भी कुछ कमियां हैं उसको हम जीतने के बाद काम करेंगे। वहीं सारनाथ वार्ड नंबर 44 से पार्षद प्रत्याशी गोरखनाथ यादव ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। क्या मुद्दा लेके उतर रही है महिला? कुछ नहीं, सिर्फ अपने वार्ड का विकास चाहते हैं, सबको साथ लेके से विकास करना चाहते हैं। आपका वार्ड अब जो है नगर निगम में जी, पहले प्रधानी में था। जी जी। कितना विकास प्रधानी में और नगर निगम में? अब वो तो बाद में हो जाने के बाद पता चलेगा ना, मैं क्या बताऊंगी, वो तो होने के बाद पता चलेगा। आपके वार्ड से प्राथमिकता है आपका विकास को लेकर के अपने वार्ड के लिए? तो प्राथमिकता यही है कि बस जो सरकारी योजनाएं हैं उनके साथ ही करते हुए अपने वार्ड को सुंदर से सुंदर बनाना है। आपके वार्ड में कई लोग प्रत्याशी खड़े हैं जी। बीजेपी भी देखने को मिलता है। किस तरह से आप देंगे? नहीं, मेरा किसी से कोई मुद्दा या कुछ वैसा नहीं है। हम तो सिर्फ भाई महिला हैं और केवल अपने वार्ड का विकास ही चाहेंगे और कोई मुद्दा और कोई लड़ाई नहीं लड़ने आए थे हम तो। एक महिला के लिए एक बड़ी चुनौती भी होती है, क्योंकि समाज सेवा के साथ साथ जो है घर गृहस्थी भी है, तो कैसे इसको फिर संभाल लेती है। अगर महिला घर संभाल सकती है तो परिवार समाज सब चला लेती है और महिला ही बखूबी चला लेती है। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके? मुद्दे विकास का, कार्य का, सफाई है, जल का निकासी है, बिजली पानी, सीवर, यही कुल मांग है। अच्छा, अभी तक कुछ क्षेत्र में क्या नहीं हुआ कि आप पार्षद बनने का करवाएंगे वहाँ पे आप? अभी तक तो जो सीवर की बात कर रहे हैं वो भी नहीं हुआ है, नाली का व्यवस्था भी नहीं हुआ है, रास्ते का व्यवस्था नहीं हुआ है, बिजली का खंभा अभी तक कहीं कहीं नहीं लगा है, लोग बांस से गाड़ के तार ले गए। बिजली विभाग का कहना है कि कनेक्शन हमारा हो गया है, हम 5 साल से बिजली का बिल भर रहे हैं, लेकिन आज भी अगर खंभे के लिए कहेंगे तो पूरा एस्टिमेट जमा करिए। अच्छा, और पार्षदों में कैसे आप अलग हैं, अपने आप को मानते हैं? मैं अलग इसलिए हूँ, भाई तो शरीर से देखिए अलग है। नंबर 1, नंबर 2 कि जितने भी पार्षद हुए हैं वो केवल अपनी कास्ट के नाम पे हुए हैं, मुद्दे में नहीं हुए हैं। आज नामांकन आपने हो गया? नामांकन हो गया। लक्सा थाने की पुलिस ने 2 वाहन चोरों को 4 दोपहिया वाहनों संग गिरफ्तार किया। थाना लक्सा पुलिस द्वारा 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया। अपराध एवं अपराधियों एवं चोरी व वाहन चोरी से संबंधित विवेचना के सफल अनावरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना लक्सा कमिश्नरेट वाराणसी बैजनाथ सिंह की टीम द्वारा कुल 2 नफर शातिर वाहन चोरों को लालकुटी थाना लक्सा से गिरफ्तार किया गया तथा उनकी निशानदेही पर कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न स्थानों से कुल 4 अदद दोपहिया वाहन बरामद किया गया। वाहन चोर चोरी के वाहनों को अपनी जरूरतें व शान शौकत को पूरा करने के लिए औने पौने दाम में बेच देते थे। इसी कार्य को अपना पेशा बना लिए थे। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गणों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के द्वारा दिए गए आदेशों निर्देशों के अक्षरशः पालन करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई संपादित की जा रही है। वाहन चोरों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका जो है नेतृत्व प्रत्येक एसीपी को दिया गया है
और उसी कड़ी में एसीपी दशाश्वमेध श्री अवधेश पांडे के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें विगत में लक्सा में भी वाहन चोरी की घटनाएं घटित हुई थी, जिसके अनावरण हेतु कार्रवाइयाँ की जा रही थी। उसी दौरान एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि लालकुटी के पास में एक स्कूटी बेचने संदिग्ध व्यक्ति जा रहे हैं। उस पर प्रभारी निरीक्षक लक्सा श्री बैजनाथ और चौकी प्रभारी औरंगाबाद प्रीतम के नेतृत्व में टीमें वहां पर पहुंची और उनसे पूछताछ की गई, तो उस पर वो जो है कुछ बोल नहीं पाए और स्कूटी के बारे में जानकारी की गई। तो पता चला कि जो मुकदमा अपराध संख्या 23/2023 थाना लक्सा में स्कूटी चोरी का लालकुटी का पंजीकृत है, वो ये वही स्कूटी है और इनको थाने लाया गया। इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके कब्जे से 3 जो है वाहन और बरामद हुए, जिसमें 2 स्कूटी हैं, एक मोटरसाइकिल है। इनका आपराधिक इतिहास संकलित किया जा रहा है कि इनके द्वारा कहां से ये और चोरियां की गई हैं। इन दोनों अभियुक्तों का नाम है विनोद कुमार गुप्ता, ये किरहिया रोड थाना भेलूपुर के रहने वाले हैं। दूसरा सूरज साहनी पुत्र राम लखन, ये खोजवा भेलूपुर का रहने वाला है। इनका आपराधिक इतिहास संकलित करके इनके विरुद्ध हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई, गैंग पंजीकरण की कार्रवाई और इनके द्वारा जो अपराधों से अर्जित संपत्ति की गई है उसकी धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत क्यूर करने की कार्रवाई भी संपादित कराई जाएगी। इनका कस्टडी रिमांड भी लिया जाएगा। इस पूरी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया है, तो इसमें पूरी टीम को 10,000 नगद कैश से पुरस्कृत किया जाएगा और साथ ही साथ जो क्षेत्राधिकारी दशाश्वमेध हैं उनको भी प्रशंसा पत्र निर्गत किया जाएगा। तो सर, इनका कोई टीम है क्या, चोरों का गिरोह है? हाँ, ये 2 चोर हैं और 2 चोरों का एक गैंग है जो ये वाहन चोरी ही करते हैं और इनकी अपनी आवश्यकताओं को, इनके तमाम तरह के व्यसन हैं उनकी पूर्ति के लिए बड़े वाहन चोरी करके और बड़े कम कीमत पर वाहनों को सेल कर देते हैं। काशी बौद्धिक मंच की ओर से संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। काशी बौद्धिक मंच के तत्वाधान में सुंदरबगिया एसएस स्कूल में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर आर.के. उपाध्याय, पूर्व कुल सचिव तिब्बती संस्थान रहे। अपने वक्तव्य में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्षों पर आधारित था और उन्होंने जीवन में शिक्षा के महत्व पर बल दिया और लोगों को संगठित किया और समाज और देश के प्रति उनका योगदान अनुकरणीय है। अन्य अतिथियों में डॉक्टर ओपी राय, संजीव सिंह, प्रोफेसर अमरनाथ पासवान, डॉक्टर पवन दुबे आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन और संयोजन डॉक्टर क्षेमेंद्र मणि त्रिपाठी, विधि संकाय, बीएचयू ने किया। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर पर काशी बौद्धिक मंच वाराणसी की तरफ से लाला लाजपत राय हमारा विद्यालय है सुंदरबगिया, जो हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध है। हम सभी लोगों ने मिलकर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का आयोजन करने का हम सभी लोगों ने निर्णय लिया। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि थे डॉक्टर आर.के. उपाध्याय साहब, भूतपूर्व रजिस्ट्रार कैपिटल इंस्टीट्यूट, और हमारे विश्वविद्यालय से, शहर से हमारे शिक्षकगण, गैर शिक्षकगण और विशेष रूप से इस प्रांगण के रहने वाले हमारे सुंदरबगिया के हमारे सफाई कर्मी लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की आज के इस कार्यक्रम के आयोजन करने में। आज के विषय का हमारे जिसके लिए बाबा भीमराव अंबेडकर जाने जाते हैं, एक तो भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहब की क्या भूमिका थी, जो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो शीर्ष के नेतृत्व था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के, सरदार पटेल के आग्रह पे उन्होंने भारतीय संविधान के ड्राफ्ट कमीशन के चेयरमैन बनने का से लेकर संविधान के निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया के बारे में चर्चा हुई
दूसरा, जो समाज को जो उन्होंने एक संदेश दिया है बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, कि एक चेतना जो है उस समाज के अंतर्गत जो कि अमूमन समाज से कटी रहती है सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था के कारण, उस चेतना के बारे में बाबा अम्बेडकर का क्या योगदान था, उस पर बृहद रूप से हमारे बीच में डॉक्टर उपाध्याय साहब ने, डॉक्टर ओपी राय जी ने, प्रोफेसर अमरनाथ पासवान जी ने, संजीव सिंह जी ने, सभी लोगों ने आज अपने मत को व्यक्त किया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी पुष्कर मेले के मद्देनजर जोशी ब्राह्मण समाज के सदस्यों संघ ACP दशाश्वमेध ने बैठक की। जोशी ब्राह्मण संघ के पंडा पुरोहितों के साथ सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध के नेतृत्व में पुष्कर मेला को सकुशल संपन्न कराने एवं दर्शनार्थियों को कोई असुविधा न होने पाए, इसके दृष्टिगत एक गोष्ठी आहूत की गई, जिसके अंतर्गत आए समस्त लोगों को आगामी G20 एवं पुष्कर मेले के संबंधित आवश्यक आदेशों निर्देशों से अवगत कराया गया। मीटिंग में जोशी ब्राह्मण संघ के अध्यक्ष जगदीश पांडे, शंकरनाथ पांडे, श्यामनाथ पांडे, मुरलीधर पांडे, सूरज पांडे आदि लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई तथा प्रशासन का पूर्णतः सहयोग देने एवं पंडा समाज का अलग ड्रेस कोड निर्धारित करने की सहमति जताई। निकट भविष्य में G20 का बहुत बृहद स्तर पर आयोजन यहाँ होना है, जो 17, 18, 19 तारीखों को अप्रैल में किया जाना प्रस्तावित है। उसी के बाद 20 तारीख से पुष्कर मेले का आयोजन भी प्रस्तावित है। पुष्कर मेले के आयोजन को लेकर आज काशी के जो पंडा समाज के लोग हैं, जो पुरोहित जी लोग हैं, उनकी एक गोष्ठी ललिता घाट पर आयोजित की गई। प्रभारी निरीक्षक चौक साहब का इसमें विशेष योगदान रहा। सभी जितने भी हमारे पंडा समाज के पुरोहित जी लोग हैं और पंडा जी लोग हैं, इन लोगों से अनुरोध किया गया कि पुष्कर मेले में जो बाहर से दर्शनार्थी आते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, उनके सुलभ दर्शन को लेकर, उनकी जानकारी कि उन्हें किस घाट पर जाना है, कहाँ वो जाना चाहते हैं, इन सब को लेकर उनकी मदद की जाए। किसी तरह से भी काशी की गरिमा या काशी की जो पहचान बनी है वो धूमिल न होने पाए, कहीं उनका शोषण ना हो, कहीं उनको ठगा ना जाए, कोई ज़्यादा पैसे ना ले ले। इन सब बातों से हमारे पंडा समाज को अवगत कराया गया और जितने भी पंडा समाज के लोग यहाँ पर आए, सभी ने हम लोगों को और प्रशासन को ये विश्वास दिलाया है कि हमारी तरफ से, पंडा समाज की तरफ से कोई असुविधा नहीं होगी, बल्कि जो लोग किसी तरह का गलत कार्य करने का प्रयास करते हैं, उन्हें भी चिन्हित कर पुलिस और प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। समाज के जो आदरणीय लोग हैं, उन लोगों के बीच से एक सुझाव आया कि साहब, हम लोग चाहते हैं कि हम एक तरह का कुर्ता बनवा लें, सभी लोग एक तरह का ड्रेस कोड हो जाए, जिससे जो भी जिसके पास भी पास है या हमारे काशी न्यास बोर्ड मंदिर की तरफ से उनको कार्ड मिला हुआ है, जो अंदर जाने के अधिकृत लोग हैं, उनकी पहचान हो सके। तो उस पर सर्वसम्मत से स्वीकृति दी गई है कि अगर वो लोग जिस रंग का भी चाहते हैं उस रंग का कुर्ता वगैरह बनवा लें। हमारी तरफ से इस बात का स्वागत किया गया। पातालेश्वर मंदिर स्थित शीतला माता की अष्टमी तिथि पर अलौकिक झांकी सजाई गई। अष्टमी तिथि गुरुवार को पातालेश्वर मंदिर स्थित शीतला माता का भव्य वार्षिक श्रृंगार, हवन, कीर्तन, भजन के साथ मनाया गया। महालक्ष्मी, मां महासरस्वती, मां महाकाली के विग्रह का श्रृंगार गेंदा, गुलाब, बेला के फूल से किया गया। पंचामृत स्नान करा करके गीतकार कन्हैया दुबे व पंकज ने नूतन वस्त्र आभूषण से मां का श्रृंगार किया। पंडित मिथिलेश उपाध्याय के आचार्यत्व में 5 वैदिक ब्राह्मणों ने षोडशोपचार विधि से माता का पूजन हवन किया। प्रतिवर्ष वार्षिक श्रृंगार सुख, समृद्धि, खुशहाली की कामना से क्षेत्रवासी मिलकर करते हैं। महिलाओं ने कलशाधार लेकर के झंडा बधावा के साथ दशाश्वमेध घाट स्थित माता शीतला के दरबार में हलवा, घुघरी, फल फूल चढ़ाया। भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। महिलाओं ने देवी गीत, पचरा गाया। कार्तिक कृष्णा, कन्हैया, सुरेश, जुगनू, महेश सहित अनेक लोगों ने पूजा में अपनी सहभागिता की। और लोग पीछे
हौज कटोरा स्थित प्राचीन शीतला माता का भव्य वार्षिक श्रृंगार महोत्सव का आयोजन किया गया। हौज कटोरा स्थित प्राचीन शीतला माता का भव्य वार्षिक श्रृंगार हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माता की अलौकिक झांकी सजाई गई। अनेकों माला फूल से पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाकर पूरे क्षेत्र में क्षेत्रवासियों ने हाथों में लाल झंडा लिए सुख समृद्धि की कामना के साथ जय जयकार के उद्घोष के साथ भ्रमण किया। मंदिर प्रांगण में पहुंचकर यात्रा समाप्त हुई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से राजकुमार यादव, मनोज कुमार सिंह, सोनू यादव, अमिताभ दीक्षित सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। प्रत्येक वर्ष की बात ही है, इस वर्ष भी मां का हवन और पूजन हुआ है। किस देवी का मंदिर है? ये मां शीतला का वार्षिक श्रृंगार होता है। ये स्वयंभू है, हवन हुआ है, प्रभात फेरी निकली है, उसके बाद कन्याओं को खिलाया गया है। क्या संदेश देते हैं? ये संदेश देते हैं कि मतलब सुख, शांति, समृद्धि हर जगह, हर मोहल्ले में। शहीद उधम सिंह स्मारक समिति ट्रस्ट द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के 104वें दिवस पर शोक सलामी दी गई। शहीद उधम सिंह स्मारक समिति ट्रस्ट की ओर से शहीद उधम सिंह की जलियांवाला बाग गोलीकांड के 104वें दिवस पर प्रतिमा के समक्ष पुलिस के बलों ने शोक सलामी गार्ड ऑफ ऑनर देकर नमन किया। इस अवसर पर सेना के जवानों ने बिगुल बजाकर लोगों में उधम सिंह की वीरता और अदम्य साहस का परिचय कराया। पीएससी बैंड ने राष्ट्रीय शोक धुन बजाए। शहीद उधम सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर के बाद चारों धर्म के अनुयायी ने वेद पाठ, कुरान पाठ किया। इस अवसर पर लोगों ने शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज 13 अप्रैल गुरु गोविंद सिंह 1699, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1980 उधम सिंह पार्क, उधम सिंह मूर्ति, उधम सिंह स्मारक, चौथा 13 अप्रैल 2016 हमारे पिताजी मंगल सिंह आज यही के दिन शहीद का उनकी ज्योति हो गई थी, गुजर गए थे, स्वर्गवास हो गया था। हम लोग उनकी मिट्टी रख के और इस कार्यक्रम को मनाएं। आज उस परंपरा को करते हुए 44 साल हो गया। ये कार्यक्रम निरंतर है और आगे भी होता है। मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास के अध्यक्ष प्रमोद मांझी ने बताया कि उन्हें ज्ञात हुआ है कि हम मांझी समाज के लोगों से बिना विमर्श किए नावों का किराया सुनिश्चित किया गया है, जो कि नाविक समाज के लोगों के हित को ध्यान में रखकर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हम नावों के रेट लिस्ट को तैयार किए जाने के पक्ष में हैं, लेकिन प्रशासन उसे समाज के लोगों के साथ मिलकर विमर्श करके तय करे, जिससे समाज के लोगों को भी परेशानी न हो। उनके जीवन यापन का एकमात्र साधन नौका संचालन है। ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में बहुत सारे नाविक ऐसे भी हैं जो मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं। ऐसे में किसी भी ऐप को लॉन्च किया गया तो ये उनके हित में नहीं होगा, इसलिए हम किसी भी नौका संचालन से संबंधित ऐप के हित में नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि गोताखोर अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य करते हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से उन्हें कुछ मदद मिलनी चाहिए। क्या है प्रमोद जी, किस समस्या को लेकर के आज कॉन्फ्रेंस है? देखिए, पिछले दिनों दैनिक जागरण पत्रिका में एक खबर छपी थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि किसी भी नाव में आप 20 आदमी से ज़्यादा नहीं बैठाएंगे। उसके बाद उसमें कुछ ये भी लिखा था कि नाविकों द्वारा और प्रशासन द्वारा तय किया गया नाव का रेट, जबकि हम लोग के साथ ऐसी किसी तरह की कोई बात नहीं की गई। और इस 20 आदमी को हम किस नाव पे बैठाएं, यह सोचने पर हम लोग विवश है कि भाई हम 20 लोग को उस नाव में बैठाएं जिसमें हम 100 सवारी को बैठाते हैं, या 20 लोग को हम उस नाव में बैठा जिसमें 5 सवारी को बैठाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपके माध्यम से प्रशासन को मैं बताना चाहता हूँ, पत्रकार के माध्यम से, कि भाई जो भी आपको करना है, रेट तय करना है, हम एकदम उसके लिए तैयार है। आप आइए, हम मिल बैठ के रेट तय करते हैं। लेकिन हमारे बीच में बहुत ऐसे भी मल्लाह हैं जो बहुत अति पिछड़े हैं, गरीब हैं, जो मोबाइल भी नहीं चलाना जानते हैं, मोबाइल नहीं चला सकते हैं, चलाना नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप ऐप के माध्यम से नौका संचालन करवाते हैं तो
तो हम गरीब लोगों का जीवन यापन कैसे हो। हमें अगर हम लोग समाज की अगुवाई करते तो हम लोग का कर्तव्य होता है कि अगर बड़ों के बारे में सोचा तो हम गरीबों के बारे में भी सोचना हम लोग का परम कर्तव्य है। ऐसे में अगर आप ऐप को लॉन्च करते हैं तो ऐप के माध्यम से बड़े तो बड़े हो जाएंगे लेकिन हमारे गरीब भूखों मरने लगेंगे। तो हम कतई इस चीज़ के पक्ष में नहीं है कि कोई भी ऐप लॉन्च हो। हाँ, हम बोट रेट का एकदम स्वागत, खुले दिल से स्वागत करते हैं कि आप बोट रेट बनाइए। हम भी चाहते हैं कि कोई भी यात्री ठगा नहीं जाना चाहिए। आप रेट बनाइए, घाट घाट पर अपना रेट बोर्ड लगा दीजिए, उसके हम पक्ष में है। लेकिन कतई हम लोग यह नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐप हो। नहीं, जैसा सूचना आया है कि आप लोगों के अनुमति से मतलब मीटिंग करके नगर निगम द्वारा, ऐसा कोई भी बात नहीं हुआ। हमारा नगर निगम और डीएम साहब का बैठक जरूर हुआ था डायमंड होटल में। उसमें हम लोगों से यह कहा गया था कि हम नौका रेट चाहते हैं। हमने एक्सेप्ट किया था कि हम भी नौका रेट चाहते हैं। हम लोग एक उचित नौका रेट तय कर लेंगे और इसको हम लोग जन जन तक पहुंचा देंगे। बातें तो की गई लेकिन नौका रेट के बारे में हम लोग के बीच में किसी तरह का बात लाया नहीं गया। और 2 दिन पहले दैनिक जागरण में साफ साफ लिखा गया इस तरह का नौका रेट जो हम लोग के पक्ष में भी नहीं है। और ऐप जो ऐसा शब्द उसमें डाला गया है, उस ऐप का हम विरोध करते हैं क्योंकि ऐप के माध्यम से हम लोग नाव नहीं चलाना चाहते हैं। हम लोग खुले विचारों की। क्या मांग है आप लोगों की? हमारा मांग ही कुछ नहीं है। हम तो सरकार के कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं लेकिन हम ऐप का विरोध करते हैं। और मूल मांग हमारा ये है कि देखिए, बहुत दिन हो गया हम लोग को कहते कहते 20-25 साल बीत गया कि जल पुलिस में गोताखोरों की नियुक्ति हो। जब कोई डूबता है तो हमारे गोता लगा के निकालते हैं। न तो उनका किसी तरह का भाई इंश्योरेंस हुआ है, मरा गए तो उनके परिवार का क्या होगा। हम लोग का आप लोगों के माध्यम से सबसे बड़ा मांग तो यही है कि जल्द से जल्द जल पुलिस में ऐसे गोताखोरों की नियुक्ति हो जो एकदम पूर्ण रूप से परिपक्व गोताखोर हो। ऐसे गोताखोरों की नियुक्ति हो और अगर वो चाहते हैं तो हम अपने 10-15 गोताखोरों को बताएंगे कि ये हमारे उचित गोताखोर है जो कहीं भी जाके कुछ कर सकते हैं। हम लोग किसी तरह से तो अपना जीवन यापन कर लेते हैं लेकिन गोताखोर बेचारे रात 12 बजे भी अगर कहीं दुर्घटना हो गया तो तुरंत उनको बुलाया जाता है। और ये बेचारे हमारे यहाँ तो अब कुछ ऐसे भी गोताखोर हो गए हैं कि लाशें निकालने के बाद अगर उनको आप उनके श्रम के बारे में पूछे तो वो सीधे सीधे मना करते कि नहीं, हम इन कामों का पैसा नहीं लेते हैं। तो इस काम का पैसा नहीं लेंगे तो उनका जीवन यापन कैसे हो। ऐसे में अगर उनको सरकार का किसी तरह का भी अनुदान उनको मिलता है, सरकारी नौकरी मिल जाती है, तो हमको लगता है कि ये गोताखोरों के लिए एक बहुत अच्छी पहल होगी। और आपके माध्यम से हम जल पुलिस में चाहते हैं कि जल्द से जल्द गोताखोरों की नियुक्ति हो। झांकी परिवार संस्थान द्वारा गोष्ठी का आयोजन किया गया। झांकी परिवार संस्थान वाराणसी की ओर से पराड़कर स्मृति भवन में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में काशी के कलाकारों ने भाग लिया। संस्था के अध्यक्ष विजय वाल्मीकि ने बताया कि झांकी नृत्य काशी का गौरव रहा है। ऐसे में कई स्थानों पर ये देखने को मिल रहा है कि कलाकार बहुत अभद्र तरीके से नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बात भी सामने आई है कि कलाकार मदिरापान, गाली गलौज इत्यादि भी करते हैं। ऐसे में इस झांकी शैली को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कलाकार अपनी इस कला को पूजनीय मानते हुए अभद्र तरीके से नृत्य, पोशाक, अपना व्यवहार इत्यादि न करें। लाइट एंड साउंड के माध्यम से धार्मिक देवी लीलाओं का मंचन करने वाला मैं प्रथम कलाकार हूँ काशी में। पिछले 16 साल से मैंने बनारस के बहुत से ट्रस्ट, आश्रम, शक्तिपीठ, देवालय, मंदिर, सरकारी मंच हमने कार्यक्रम किए। काशी गौरव रत्न सम्मान पत्र से मुझे काशी महोत्सव में नवाजा गया। ऐसी कई कथाओं पर आधारित मैंने देवी लीलाओं के मंचन किए जो समुद्र से सुई खोज के निकालने की बराबर की चीज। शीतला देवी कैसे प्रकट हुई, काशी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे कैसे देवी ने राक्षसों के मर्दन किए, कृष्ण जन्म से रुक्मिणी विवाह तक, काली माँ की 10 महाविद्या के अंतर्गत आने वाली कई देवी लीलाओं के मैंने मंचन किए। इस टाइप का शो पिछले कई सालों से एक्ट्रेस हेमा मालिनी जो कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर करती चली आ रही है, लेकिन वो प्रोग्राम गली कुची सड़कों के लिए कभी अवेलेबल हुआ नहीं। एक तो वो एक्ट्रेस करने की विधा शैली भरतनाट्यम। आज के प्रोग्राम का क्या उद्देश्य था? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि जो पौराणिक कथाओं को मैंने रंगमंच के माध्यम से परोसा, लोगों को जागरूक किया कि ईश्वर ने कितनी लीलाएं रची, संसार के उद्धार के लिए उन्होंने कितना कष्ट सहा। तो
अब जो कलाकार राधा कृष्ण दुर्गा काली शो बन के प्रोग्राम कर रहे हैं वो सिर्फ डांस करते हैं, वो किसी कॉन्सेप्ट, किसी कहानी, किसी कथा को नहीं दिखाते। जबकि भगवान शिव की नगरी है, काशी है, पौराणिक नगरी है और इसे धर्म का मूल केंद्र बिंदु कहा जाता है और नृत्य कला के स्वामी की नगरी है ये। तो मेरी शुद्ध इच्छा थी कि मैं धर्म का प्रचार प्रसार अपने रंगमंच के माध्यम से करूं और साथ में अपनी जीविका उपार्जन भी करूं। लेकिन अब जो नई युवा पीढ़ी के कलाकार हैं वो राधा कृष्ण दुर्गा काली शिव के रूप में शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाना, हर तरह के नशीले पदार्थ को खाना और उसके बाद आपस में आपने देखा होगा किशिंग वाला भी राधा कृष्ण बने, वो किस कर रहे हैं एक दूसरे को। बहुत से अभद्र उनके फोटो भी वायरल हुए जिससे सामाजिक लोग और बहुत से धर्मगुरु हैं, पॉलिटिकल लोग, सारे लोग ये कहते हैं कि झांकी बंद करवा दे। अब उनके वजह से झांकी बंद हो जाएगी तो बहुत सी लड़कियां हैं जो सत्यभामा, रुक्मिणी, सीता का रूप धारण करके, बहुत से पारिवारिक लोग हैं जो इस कार्य को करके अपनी जीविका उपार्जन कर रहे हैं, उनकी वजह से अगर ये व्यवसाय बंद हो गया तो वो कहाँ जाएंगे। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, योगी जी से, कि जो भी कलाकार भगवान के स्वरूप में शराब पीता, सिगरेट पीता या अभद्र भाषा का प्रयोग करता हुआ दिखे, या कोई बहुत सी लड़कियां हैं जो उत्तेजक कपड़े पहन करके झांकी प्रोग्राम करने जाती हैं और नहीं सब बोल देते कि क्या ये ऑर्केस्ट्रा करने आई है, जबकि भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुसार सलवार सूट दुपट्टा ये होना चाहिए। कहते हैं बातें सीता की और कपड़े रीटा की। भक्ति कलाकारों को भोजपुरी मंच पर अगर बुला करके बेइज्जत किया जा रहा है कई अवसरों पर, उसके बारे में क्या ख्याल है? ये गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि भक्ति मार्ग जो है वो सबसे ऊंचा मार्ग है, मोक्ष को पाने का सबसे सर्वोच्च मार्ग है ये। देवी देवताओं ने, मनुष्यों ने, ऋषियों ने, तपस्वियों ने, दृष्टा ने, मौलानों ने, सभी ने बताया कि आपको यदि ईश्वर की कृपा का पात्र बनना, जीवन में मोक्ष पाना है तो आप ईश्वर की भक्ति करो। तो आज क्या, आज इसके माध्यम से क्या लोगों को जागरूक किया जा रहा है? क्या जागरूक किया जा रहा है कि जो भी कलाकार झांकी प्रोग्राम से जुड़े हैं वो अभद्र गानों पे डांस ना करें, शराब ना पिए, सिगरेट ना पिए, अपने वो आचरण को सुंदर बना करके रखें। G20 व शहर में बढ़ रहे संचारी रोगों के दृष्टिगत सैनिटाइजेशन व फॉगिंग का कार्य चल रहा है। विश्व प्रसिद्ध काशी नगरी में इन दिनों G20 के मद्देनजर कार्य चल रहे हैं। पूरी काशी को बहुत तेजी से सजाया और संवारा जा रहा है। वहीं इन दिनों फिर से संचारी रोग एवं मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। इनके प्रकोप से काशी की जनता के साथ साथ काशी आने वाले मेहमानों के लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर अपना कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में जहां स्वास्थ्य विभाग कोरोना के रोकथाम के लिए अनेक कार्यक्रमों के साथ लोगों को मास्क लगाने की सलाह दे रहा है, वहीं दिन में सफाई के साथ साथ एंटी लार्वा एवं शाम को फॉगिंग कराई जा रही है। वहीं नगर निगम के कर्मचारी सूरज जायसवाल ने बताया कि G20 के मद्देनजर पूरे जोन में कई कार्य किए जा रहे हैं और वैसे भी इस समय संचारी रोग के साथ साथ कई और तरह के रोग फैल रहे हैं, जिनकी रोकथाम के लिए हम लोग नासिरपुर, विवेक नगर, महामनापुरी, करौंदी आदि क्षेत्रों में दिन में एंटी लार्वा सैनिटाइजेशन और शाम को फॉगिंग करा रहे हैं। इस तरह का जो आज ये कार्यक्रम हुआ है, ये हम पूर्ण रूप से नगर निगम की इस कार्रवाई से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। गली मोहल्ला सब घूम घूम के छिड़काव किया गया और हमें लगता है कि संभवतः ये G20 सम्मेलन को देखते हुए वैसे भी नगर निगम एक्टिव रहता है। कई बार पहले भी छिड़काव किया जा चुका है मच्छर को देखते हुए। बारिश के बाद भी ये दूसरी बार हुआ है। और किस तरह से किए हैं लोग? डोर टू डोर की? डोर टू डोर एकदम पूरा विधिवत, जो छोटी छोटी गलियां हैं उसको भी कवर करते हुए, और 2-3 गली में तो मैं खुद साथ में था। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सर्किल रोहनिया व कैंट की संयुक्त पुलिस टीम ने 3 अभियुक्तों को भारी मात्रा में अवैध गांजे संग किया गिरफ्तार। काशी में होने वाले G20 सम्मेलन के प्रथम चरण हेतु मेहमानों के काशी पहुंचने का क्रम हुआ प्रारंभ। नगर निकाय चुनाव में मेयर पद हेतु एक किन्नर प्रत्याशी और पार्षद पद हेतु 2 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र किया दाखिल।
और संकट मोचन दरबार में चल रहे संगीत समारोह की चौथी निशा में कलाकारों ने हनुमत लला का किया सांगीतिक श्रृंगार। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।